नमस्कार क्लास, मैं मोनू चौधरी। ज्योग्राफी की इस ऑनलाइन जर्नी में आपका हार्दिक स्वागत है। कक्षा 11 का भूगोल पढ़ते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और कक्षा 11 के भूगोल में हमारा जो भौतिक पर्यावरण जो पुस्तक है वो खत्म होने के बाद हमने जो पुस्तक हमारी बीच में छोड़ दी थी उसका 6 वाला चैप्टर हमने पुनः शुरू किया और 6 वाले चैप्टर का आज लेक्चर नंबर 4 हम देखने वाले हैं। हम पृथ्वी की जो आकृतियां हैं जिन्हें हम भू आकृतियां कहा करते हैं, कहीं ऊंचावच का बन जाना, कहीं मैदान बन जाना, कहीं उबड़ खाबड़ जमीन का दिखाई देना, कहीं नदियां, कहीं महासागर, कहीं झीलें, कहीं पहाड़, कहीं पर्वत, इस प्रकार का जो कहीं घास के मैदान, ये जो स्थलाकृतियां जो बनती है उसको हम भू आकृति के नाम से पुकारा करते हैं। और वो भू आकृतियां निर्माण कैसे होती है, उसमें अपक्षय जो होता है वो कैसे अपना योगदान करता है, अपर्दन जो होता है या फिर वृत्त संचलन जो होता है वो कैसे आकृतियों में परिवर्तन करते हैं, ये पिछले 3 लेक्चर में हमने देखा। लेकिन आज का लेक्चर बहुत ही खास और बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें हम बची कुछ सारी भू आकृतियों की बात करते हुए छोटी छोटी चीजें और बेसिक जो सवाल पूछे जाते हैं छोटे छोटे, उन पे चर्चा करेंगे। तो हम देखते हैं बिना समय गवाए कि आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले क्या है। सबसे पहले हम भूस्खलन की बात करेंगे जो हमने उस किताब में बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, लेकिन कहा जाता है कि उस किताब का जो लेवल है वो इंडिया लेवल पे है और ये जो किताब है ये पूरे वर्ल्ड की बात करती है, पूरे संसार की बात करती है। लेकिन भूस्खलन और मृदा निर्माण, सॉइल्स जो है या पत्थरों से पहाड़ों से पत्थरों का गिरना, दोनों चीजें सेम रहेगी, चाहे आप इंडिया लेवल पे पढ़े चाहे आप पूरे वर्ल्ड लेवल पे, यानी भारत के परिदृश्य में उसका अध्ययन करें या फिर पूरे विश्व के परिदृश्य में, दोनों का अध्ययन सेम रहने वाला है। इसलिए आप अगर भूस्खलन और मृदा निर्माण आपने पहले पढ़ रखा है तो इस चैप्टर में किसी को कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को और बड़े ही मस्ती के साथ बहुत ही शानदार तरीके से इसको हम पढ़ने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है कि सबसे पहले जो चीज हम देखने वाले हैं वो है भूस्खलन। क्या है भूस्खलन? भूस्खलन एक छोटी सी प्रक्रिया है और इसके अंदर कई प्रकार हो सकते हैं। यानी भूस्खलन जो होता है, मैं आपको मौखिक अगर बताना चाहूं, जैसे कि एक पहाड़ है और अंदर की प्रतिक्रियाएं जब होती है, पृथ्वी के अंदर प्लेटें आपस में टकराती है जिसे हम प्लेट विवर्तनी की कहते हैं, या फिर जो प्लेट विवर्तनी के कारण भूकंप की प्रक्रिया हो जाती है जो सीस्मोग्राफ और रिएक्टर से नापा जाता है। इसके अलावा दूसरी चीज हमने एक और देखी जिसे हम ज्वालामुखी कह रहे थे। ज्वालामुखी में एक छिद्र होता है और जो अंदर तरल पदार्थ होता है पृथ्वी का गर्म, वो पृथ्वी के अंदर छेद करके बाहर आ जाता है और वो पहले मैग्मा होता है और ठंडा होने के बाद लावा बन जाता है और उससे फिर चट्टानें बनती है, इग्नियस आग्नेय जैसी। और आग्नेय जैसी चट्टानें बनने के बाद आग्नेय के जो अवसाद होते हैं, कचरा होता है, कण होता है, उससे अवसादी चट्टानें बनती हैं, मेडिसेसस जैसी कई चट्टानों का निर्माण होता है। तो पृथ्वी की आंतरिक हलचल के कारण कई प्रकार की जैसे चट्टानें बना करती है तो कई जगह पर्वत निकल जाया करते हैं। लेकिन दूसरी बात, जब भूकंप के झटके या ज्वालामुखी जैसी प्रक्रिया होती है तो उन पर्वतों में जब हलचल होती है तो वहां से जो पर्वत होते हैं उनके पत्थर जो होते हैं वो टूट टूट के नीचे गिरा करते हैं। इसी को हम भूस्खलन के नाम से जाना करते हैं। तो ये तो मैंने आपको मौखिक इसलिए बताया ताकि आपके दिमाग में ये चीज बैठी रहे। एक लिखित रूप में हम इसको कैसे देखते हैं। भूस्खलन कई प्रकार के हो सकते हैं और इसमें चट्टान के छोटे छोटे पत्थरों के गिरने से लेकर बहुत अधिक मात्रा में चट्टान के टुकड़े और मिट्टी का बहाव शामिल हो जाता है। देखिए इसके अंदर भूस्खलन जो है उसके अंदर अगर हम देखें तो मुख्यतः जो चीज हम देख रहे हैं यहाँ पे, उसमें एक महत्वपूर्ण चीज है कि भूस्खलन कई प्रकार के हो सकते हैं। यानी ये सिर्फ मैं आपको लगातार बता रहा हूँ कि जैसे ये पर्वत है, इसको उल्टा इसलिए दिखाया कि ऑर्गेनाइज टॉप सॉइल, ये सारी जो मिट्टी वगैरह है, बेड रॉक जो है इसको मैं सीधा करके दिखाना चाहूं तो इस प्रकार से हो जाएगा। अब यहां से मिट्टी चाहे गिर के आई है, चाहे कोई पत्थर का टुकड़ा था वो नीचे गिर के आया है, क्या कह रहा है ये, कई प्रकार से हो सकता है। जो भी ऊपर से गिरा हो और पृथ्वी के यानी भू के ऊपर गिरा हो, सकलन के द्वारा यानी ऊपर के टूट फूट के कारण नीचे आया हो पृथ्वी पर कोई भी पदार्थ, तो उसको भूस्खलन के नाम से जाना जाता है। इसमें देखिएगा, इसमें चट्टान के छोटे छोटे पत्थरों के गिरने से लेकर बहुत अधिक मात्रा में चट्टान के टुकड़े और मिट्टी का बहाव शामिल हो जाता है। ये कह रहे हैं कि इसमें चट्टान के छोटे छोटे पत्थरों के गिरने से लेकर पहली प्रतिक्रिया क्या होती है, सबसे ज्यादा देखने को मिलती है कि इसमें अधिकतर चट्टानें ही टूटा करती है। अधिकतर इसमें क्या टूटा करती है, अधिकतर इसमें चट्टानें ही टूटा करती है और चट्टानें टूटने के कारण ये जो क्षेत्र है यहां से पत्थर अक्सर टूटा करते हैं और वो नीचे भूमि पर गिरते हैं और ये शकलन प्रक्रिया कहलाती है। पृथ्वी पर गिरने के कारण इसे हम भूस्खलन के नाम से जाना करते हैं।
इसके अलावा बहुत अधिक मात्रा में चट्टान के टुकड़े और मिट्टी का बहाव शामिल हो जाता है। चट्टान जब टूटी है तो उसके साथ कुछ मिट्टी के अवशेष भी आ जाते हैं, तो मिट्टी भी इसमें कई बार कारण माना जाता है। पहला कौन था? पत्थर। दूसरा कौन था? मिट्टी। तथा इसका विस्तार कई किलोमीटर की दूरी तक हो सकता है। भारी वर्षा तथा बाढ़ या भूकंप के आने से भूस्खलन हो जाता है। क्या कह रहा है? बहुत ज्यादा बारिश हो गई तब भूस्खलन हो जाता है, बाढ़ आ गई तो भूस्खलन हो जाता है, भूकंप आ गया तो भूस्खलन हो जाता है, ज्वालामुखी फटी तो भी भूस्खलन हो जाता है। क्या हो जाता है? भूस्खलन हो जाता है। तो ये चीजें डिपेंड करती है किस पे? भूस्खलन पे। ज्वालामुखी, ज्वालामुखी ये नाम हमने क्यों लिखा, और बाढ़ और वर्षा कैसे कारण होती है? एक बार फिर से इसको देखिए आप। भूस्खलन का मतलब है पहाड़ों से या फिर ऊपर किसी भी प्रकार से कोई भी प्रकृति की चीजें जो ऊपर है और किसी कारण से वो टूट जाती हैं और उनका नीचे आना, पृथ्वी के ऊपर आना ही भूस्खलन होता है। इसमें मोस्टली ये देखा जाता है कि पर्वतों का इसमें सबसे पहले एग्जाम्पल लिया जाता है कि एक पर्वत है, एक पहाड़ है या फिर एक पठारी भाग है। लेकिन मुख्यतः हम पर्वत और पहाड़ का यहाँ पे लेते हैं कि पहाड़ है या पर्वत है, वहां से कुछ पत्थर, बहुत ज्यादा बारिश आई तो मृदा का वहां से अपरदन हुआ तो मिट्टी तो वैसे ही नीचे आ रही है, लेकिन कुछ पर्वतों के जो पत्थर लगे हुए हैं वो टूटकर भी नीचे आने लगते हैं और पानी के साथ मिट्टी भी अपरदन की तरह नीचे आने लगती है। और जो पर्वतों से पत्थर टूट रहे हैं वो अपक्षय के कारण, केमिकल्स रिएक्शन के कारण, जीव और शैवाल और कवकों के कारण पहले से ही कमजोर थे और उनके ऊपर पानी गिरने लगा तो वो धीरे धीरे से नीचे आना शुरू कर देते हैं। वो जैसे ही पृथ्वी के ऊपर गिरते हैं ये प्रक्रिया हो जाती है भूस्खलन। अब भूस्खलन में वर्षा तो कारक हमने पढ़ा, लेकिन दूसरा ये कह रहा है कि बाढ़ भी कारक होता है। लेकिन भूस्खलन के बाढ़ जो होता है, पहाड़ अगर सामने आ जाता है तो कुछ बहाव को ऊपर की ओर ले जाती है और फिर साइडों में से निकलने का प्रयास करती है। जब ये पहाड़ बना हुआ इस प्रकार से और बाढ़ का पानी ऊपर लहराता हुआ जाने का प्रयास करता है तो कुछ नीचे के स्तर से, पर्वत के ही नीचे के स्तर से कुछ पत्थरों को संकलन कर देता है, तो वहां भी बाढ़ कारक होता है। तो वर्षा कारक होता है, बाढ़ कारक होता है। दूसरा सबसे बड़ा कारक, तीसरा सबसे बड़ा कारक होता है भूकंप और फिर ज्वालामुखी। तो ऐसे ढेर सारे कारक हो सकते हैं भूस्खलन के, लेकिन मुख्यतः जो है भूस्खलन होने के लिए जिम्मेदार 4 चीजें हैं। आपको यह पता होना चाहिए कि भूस्खलन पर्वतों से पत्थरों का गिरना या फिर अपरदन के कारण मिट्टी का गिरना आदि के कारण वर्षचलन भी कभी इसमें देखा जाता है। लेकिन यह जो भूस्खलन होता है इसका कारण वर्षा है, बाढ़ है, भूकंप है और ज्वालामुखी है। यह चीज आपको याद रखना है। आने से भी भूस्खलन होता है। इससे आगे अगर हम देखें तो भूस्खलन एक तीव्र प्रक्रिया है, यानी बहुत तेज गति से होने वाली प्रक्रिया है, बहुत तेज गति से होती है। जैसे कि वर्षा है, पहले बिल्कुल ही बादल वगैरह कुछ भी बने हुए नहीं थे, लेकिन अचानक से मूसलाधार बारिश आने लगी। कैसी बारिश आने लगी? मूसलाधार बारिश, मूसलाधार वर्षा। अब जैसे ही मूसलाधार वर्षा हुई है तो ये पर्वत जो था, यहां जो पत्थर लगे हुए थे, ये माना कि ये एक पत्थर है यहां पे लगा हुआ और इस पत्थर के अंदर प्रक्रिया अपने आप हो रही है। और उस प्रक्रिया में अपने आप प्रक्रिया कैसे हो रही है? जैसे ये पत्थर है, यहां पत्थर लगे हुए हैं इसके ऊपर, और इसमें 2 चीजें होगी। एक तो वर्षा जो है मूसलाधार जो आ रही है ऊपर से इस प्रकार से, इसके कारण जो है यहां पे, इसके कारण यहां पे जो ये स्थान है, यहां से धीरे से एक पत्थर क्या होगा, अब जैसे ही यहां से लुढ़कना शुरू करेगा, इस प्रकार से लुढ़कना शुरू कर देता है ये, और लुढ़कना शुरू करने के कारण जो वर्षा ऊपर से मूसलाधार आ रही थी, किस स्थान पे आ रही थी? इस पर्वत के ऊपर आ रही थी। और इस पर्वत के ऊपर जैसे ही वो मूसलाधार बारिश आती है तो जो उसके ऊपर, पर्वत के ऊपर जो पत्थर लगे रहते हैं उनमें पानी अंदर जाना शुरू करता है, तो उनके साथ, पत्थरों के साथ जो मिट्टी होती है वो भी धीरे धीरे चलना शुरू कर देती है। तो ये प्रक्रिया इतनी तीव्र प्रक्रिया होती है, इतना फास्ट तरीके से होता है कि पर्वत और पत्थरों को दोनों को ही समझ में नहीं आता जब तक वो पृथ्वी पे आ जाता है। यानी बहुत तीव्र प्रक्रिया होती है। ये आपको याद रखना है कि भूस्खलन जो होता है वो बहुत तेज गति से होता है, बहुत फास्ट गति से होता है और अचानक भी हो जाया करता है, क्योंकि जो हम अपक्षय जिसे हम देख रहे थे उसके अंदर केमिकल्स रिएक्ट अंदर चल रहे हैं, तो कुछ पता रहेगा? बिल्कुल भी नहीं रहेगा। जैसे एक पहाड़ के ऊपर पत्थर लगा हुआ है, उसके नीचे एक बहुत बड़ा पहाड़ लगा हुआ है और उस पहाड़ के अंदर जो है धीरे धीरे कवक, जीव, शैवाल या फिर अंदर की जो केमिकल्स रिएक्शन है उसके कारण उसकी जड़ें अंदर से खत्म होए जा रही है और ये बाहर किसी को भी पता नहीं है। अचानक से वो पेड़ अचानक से टूटा, मतलब तीव्र प्रक्रिया हुई।
अचानक से जैसे ही टूटा तो उसके ऊपर जो चट्टान थी या पत्थर था वो धीरे से पृथ्वी के ऊपर गिरा, यानी भूमि के ऊपर गिरा। तो भूस्खलन, गिरना मतलब शकलन। किसके ऊपर? भूमि के ऊपर। तो क्या कहलाता है? भूस्खलन। पृथ्वी के ऊपर किसी प्रकार से पत्थरों या मिट्टी का जाकर गिरना भूस्खलन है। ये बहुत सिंपल सी बात है। लेकिन ये वर्षा के कारण, पहाड़ के कारण या फिर भूकंप के कारण और ज्वालामुखी के कारण तो होता ही है, लेकिन ये प्रक्रिया इतनी तेज होती है, अपरदन के कारण भी हो जाता है, अपेक्षे के कारण भी हो जाता है, वृत्त संचलन के कारण भी हो जाता है, लेकिन ये इतना तेज होता है कि समझ ही नहीं पाता अगला जब तक ये शुरू हो जाता है। दूसरी बात, अवगम्य संचलन। अवगम्य संचलन का मतलब है, इसका अव मतलब गम्य, अवगम्य का मतलब है रास्ते जो होते हैं उनकी कमी होती है। तो कई बार रास्ता नहीं मिलने के कारण इसका जो संचलन होता है, जैसे एक पहाड़ से पत्थर टूट के नीचे आ रहा है, वो तीव्र गति से आ रहा है तो तीव्र प्रक्रिया हुई, लेकिन वो जैसे ही नीचे की तरफ आ रहा है उसे रास्ता मिल गया, उसे मार्ग मिल गया तो वो सीधा पृथ्वी पर आ जाएगा। लेकिन उसे नहीं मिला तो वो एक दूसरे पर चोट मारते हुए आएगा, और उस चोट मारने के कारण ये पत्थर का जो लुढ़कना है, ये लुढ़कते लुढ़कते यहां से इस दूसरे पत्थर पर गिरा, दूसरे से फिर ये तीसरे पर गिरा, तीसरे पर फिर ये चौथे पर गिरा, चौथे से ये पांचवें पर गिरा। तो ये निरंतर एक प्रक्रिया चलती है और इतनी तीव्र गति से चलती है कि इन पत्थरों को चोट लगने के कारण धीरे 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 काफी पत्थर नीचे की ओर आने लग जाता है। और भूस्खलन के कारण और इस प्रक्रिया के कारण कई पर्वतों के जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं वो भी लुढ़कना शुरू कर देते हैं, और आसपास में जो लोग रहते हैं इस एरिया में, इस पर्वत के पास, उनको बहुत जन धन हानि होती है, बहुत उनको नुकसान देखने को मिलता है। और मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि भूस्खलन एक तो बहुत तेज गति से होता है, एक पहाड़ वर्षा या फिर भूकंप और ज्वालामुखी के कारण होता है। भूस्खलन का सीधा अर्थ है कि पहाड़ों से मिट्टी या पत्थरों का नीचे की तरफ गिरना। यह प्रक्रिया इतनी तीव्र और इतनी फास्ट तरीके से होती है, इसमें अवगम्य संचलन नहीं होता। इसका मतलब इसे कई बार गम्य मतलब रास्ता होता है और अव मतलब कमी पाई जाती है रास्तों की, इसलिए इसका संचलन जो है, इसका चलना जो है, संचलन मतलब इसका चलना जो है, रास्ता जो अवगम्य यानी रास्तों की कमी है इसके चलने में, इसलिए ये बाकी जो चीजें हैं उनको भी साथ लेते हुए चलता है। मृदा जो है, मिट्टी जो है, सॉइल्स जो है, उसका भी अपर्दन करते हुए चलता है। और लास्ट तय अंत तय ये होता है कि ये काफी पर्वत जो है उसके काफी पत्थरों को भूमि पर ले आता है खींच घसीट कर, और ये भूस्खलन प्रक्रिया कंप्लीट होती है। इसके अलावा एक और चीज आती है इसके अंदर, शुष्क प्रक्रिया। कई बार ये बिल्कुल शुष्क प्रक्रिया में भी हो जाता है, जैसे बाढ़ के कारण हुआ या फिर वर्षा के कारण हुआ तो शुष्क नहीं है, लेकिन भूकंप के कारण प्रतिक्रिया हुई है। तो एक दूसरे से सूखे पत्थर जब टकराते हैं तो मिट्टी के जो गोंदेदार या मिट्टी के जो एक प्रकार से बबल्स बने हुए हैं या फिर मिट्टी के पहाड़ों के अंदर जो टीले बने हुए हैं, वो पत्थरों के टकराने के कारण अपना अस्तित्व खो जाते हैं, क्योंकि वो शुष्क प्रक्रिया में है, वो बिल्कुल शुष्क अवस्था में है। जैसे ये मिट्टी है, इस जगह है और इस जगह मिट्टी, और ये एक पर्वत है, यहां से जो है पत्थर टूटना शुरू हुआ और इस मिट्टी पर गिरेगा तो इसका थोड़ा सा भाग टूटा तो ये पूरा भाग धीरे धीरे क्या होगा, टूटना शुरू कर देगा। पूरा भाग धीरे धीरे क्या होगा भाई, टूटना शुरू कर देगा। और पूरा भाग अगर इसका टूटेगा तो इस मिट्टी वाले क्षेत्र को काफी नुकसान हो जाएगा, और धीरे धीरे ये सारी जो है भूस्खलन जो प्रक्रिया है उसके परिणाम स्वरूप पूरा क्षेत्र जो है पर्वत का, वो पत्थर और मिट्टी नीचे की ओर आना शुरू कर देंगे। इसके अलावा एक चीज और आ रही है हमारे साथ, पार्श्व आवर्तन। पार्श्व आवर्तन का मतलब होता है कि एक पर्वत से, पार्श्व आवर्तन का क्या मतलब है, एक पर्वत से या एक पहाड़ से, ये एक पर्वत है और ये एक पहाड़ है जिसको हम देख रहे हैं इस प्रकार से। अब इसके अंदर हम ये देख रहे हैं कि पार्श्व परिवर्तन का मतलब है कि यहां से एक पत्थर जो है वो जैसे ही लुढ़कना शुरू करता है, वो जैसे ही लुढ़कना शुरू करता है और उसके लुढ़कने के कारण इस स्थान पर जो है जैसे ये लुढ़कना शुरू करता है तो इस जैसे ये धरती पर आएगा तो इसका जो धरती पर जैसे ये पहुंचेगा ना, जब क्या हो जाएगा, धरती के ऊपर इसकी जो आकृति है धरती पर आते ही वो पलट जाएगी। मतलब पार्श्व आवर्तन का मतलब होता है, या पार्श्व आवर्तन क्या है, पार्श्व आवर्तन का मतलब है जो पत्थर ऊपर से टूटा है उसी प्रकार पृथ्वी पर आकर नहीं गिरेगा,
उसमें कुछ बदलाव, उसमें कुछ चेंजेस और उसमें कुछ अपेक्षित जो चीजें हमने सोची नहीं थी वो बदलाव उसमें देखने को मिलेंगे। कई बार वो बीच में से टूट जाएगा, कई बार उल्टा आके गिरेगा और ये प्रक्रिया कहलाती है पश्च आवर्तन। ठीक है, इससे आगे अगर हम देखें तो हम देखेंगे कि भूसंकलन के प्रकारों को हम देख रहे हैं। अवसर्पण, अवसर्पण का मतलब होता है, अवसर्पण का मतलब होता है कई बार जैसे हमने अवगम्य पढ़ा था वैसे ही अवसर्पण है। अवगम्य में उसे रास्ता नहीं मिल रहा था, जो पर्वत से पत्थर टूटा था उसको रास्ता नहीं मिल रहा था आगे जाने के लिए, इसलिए वो अवगम्य हो गया था वहां पे। लेकिन अवसर्पण का मतलब है कि एक सर्पिलाकार अवस्था के रूप में चलता जाता है, तो आसपास की चीजों को लेते हुए चलता है। अवसर्पण प्रक्रिया इस प्रकार होती है और ये इस प्रकार पहाड़ था तो ये नीचे की ओर जो है इसका अपरदन कर देता है और इससे बहुत नुकसान होता है। अब सीधी सी बात है कि पत्थर अगर पर्वत से गिर रहे हैं तो मलबा का मतलब होता है कचरा। मलबा का मतलब क्या है? कचरा। मोस्टली कचरा जो है, मलबा जो है वो नीचे आएगा और उसका मलबे का यानी कचरे का, अवशिष्ट पदार्थों का या मृदा के साथ पत्थरों का या पत्थरों के साथ मृदा का नीचे आना ही क्या है? सकलन कहलाता है। सकलन का मतलब गिरना होता है और इसमें मलबा अगर गिर रहा है तो उसको मलबा सकलन बोल देते हैं और वो आकर कहां गिरेगा? वो भूमि पर गिरेगा, तो वो होता है भूसकलन। तो मलबा सकलन जो है वो भूसकलन का एक कारक है और इसको हम देख चुके हैं। इसके आगे अगर हम बात करें तो एक होता है शैल पतन। शैल पतन का मतलब है, पतन मतलब खत्म, कौन? शैल मतलब पत्थर। पत्थर जो होते हैं कई बार ऊपर से टूटते हैं जब एक अच्छी अवस्था में टूटते हैं, लेकिन जैसे ही वो नीचे आना शुरू करते हैं, इस प्रकार से बहुत बड़ा पत्थर था लेकिन इस पृथ्वी के इस धरातल तक, पृथ्वी के इस धरातल तक ये पहुंचता है, तब तक हम देखते हैं कि इसके ढेर सारे टुकड़े हमें दिखाई देते हैं। इस प्रकार से इसके ढेर सारे टुकड़े हो जाते हैं और इसको कहते हैं शैल पतन। और ये शैल पतन जब हो जाता है, टूट जाया करती है, तो उसको कई बार अलग अलग शैलों में से एक टुकड़े को आप उठाते हैं, उसको बोलते हैं शैल शकलन। क्योंकि ये टूटता हुआ नीचे गिर रहा है तो इसका एक एक पार्ट जो होगा, ये प्रत्येक पार्ट जो इसका है, ये प्रत्येक पार्ट जो इसका आपको दिखाई दे रहा है, इसे हम शैल शकलन के नाम से जानते हैं। अब शैल पतन हो, चाहे अवगम्य हो, चाहे अवसंचलन हो, चाहे शैल शकलन हो, चाहे किसी भी वस्तु का पर्वतों से गिरना हो, वो सब भूमि पर गिरेगा, इसलिए भूसकलन के पार्ट होते हैं। आगे अगर हम देखें तो भूसकलन कई प्रकार से होता है। ये सब कुछ यानी अपना ही पतन करते हुए सब कुछ पतन कर देता है। ये सर्पण अगर इससे रास्ता मिल जाता है तो ये अपना अच्छा प्रवाह कर लेता है, नहीं तो ये अच्छे से प्रवाह को नहीं कर पाता। ये क्या चीज है भाई, हमारे कुछ समझ में नहीं आई तो मैं समझाता हूं आपको। देखिए कैसे। अवपतन का मतलब ये एक पर्वत है, छोटी छोटी चीजें हैं, बस ये शब्द जो है ये आपको वर्ड दिखाई दे रहे बड़े कठिन है, इसलिए आपको ध्यान से देखना है। अवपतन यानी कि जो पर्वत से पत्थर टूटा है वो खुद का ही अवपतन कर लेता है। कई बार उसे अवसर्पण यानी रास्ता मिल जाता है और वो सीधा नीचे की तरफ आ जाता है, लेकिन कई बार उसके प्रवाह में कई अवगम्य चीजें आया करती है और वो अपना विकास नहीं कर पाता, इसलिए जो अपना नुकसान कर लेते हैं वो अवपतन की श्रेणी में आएंगे, भूसकलन। और जिन्हें रास्ता मिल जाया करता है और एक अच्छा रास्ता अपना कर अपना विकास कर लेते हैं वो सर्पण में आएंगे, और जो सही तरीके से परवाह कर लेते हैं वो परवाह कारक में या प्रकार में आएंगे। तो भूसकलन को हमने 3 भागों में बांटा है। सिर्फ आपकी किताब में नाम है, इनको डिटेल से नहीं पढ़ना है, नाम याद रखना है। अवपतन, सर्पण, परवाह नाम के साथ मैंने आपको समझा दिया कि ये है क्या, लेकिन आपको अच्छे से इनके बारे में नाम को ही आपको याद रखना है। अर्थ आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए, नहीं भी आता हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुख्यतः आपको ये 3 प्रकार किसके हैं भूसकलन के, ये आपको पता होने चाहिए। आगे अगर हम देखें वो भूसकलन जो होता है उसके कारण क्या है। भूसकलन के कारण एक तो क्या होता है, भूसकलन क्यों होता है। तो अब एक पहाड़ की स्थिति हम बना लेते हैं, ये एक पहाड़ है और इस पहाड़ के ऊपर हम ये देख रहे हैं कि इस पे कई प्रकार की प्रक्रियाएं हो रही है। या तो भूकंप आया कहीं किसी स्थान पर,
या फिर कई स्थान पर बाढ़ आई हो, या फिर वर्षा मूसलाधार हो गई हो, या फिर ज्वालामुखी कहीं ना कहीं फट गई हो, तो इसके अंदर जो पर्वत जो है उसके पत्थर धीरे धीरे गिरने लगेंगे। ये बात हम बार बार कर रहे हैं, ये बात हम बार बार कर रहे हैं ताकि टॉपिक अच्छे से समझ में आए। इसके अंदर हम क्या देख रहे हैं, इसके अंदर हम देख रहे हैं कि ये जो चीज है, यहाँ पे जो पर्वत है उसका एक पत्थर टूट के नीचे गिर रहा है। अब इसके पीछे क्या कारण लगे हुए हैं, वो सारे कारण भूस्खलन के कारण होंगे। यानी पर्वत से पत्थर टूटकर नीचे गिर रहा है, इसके पीछे जो कारण है टूटने के, वो सारे भूस्खलन के कारण होंगे। तो वो कौन से कारण है? सबसे पहला कारण जो आप अच्छे से जानते हैं कि एक पत्थर का पर्वत से टूटकर अलग होने के पीछे सबसे बड़ा कारण होता है अपक्षय और अपर्दन। अपर्दन एक वो प्रक्रिया है जो मूसलाधार बारिश के कारण या फिर बाढ़ के कारण अपने साथ पत्थरों के कई भागों को और अपने साथ मिट्टी के कई कणों को या फिर जो चीज उसे मिला करती है रास्ते में पानी को, उसके साथ चलना शुरू कर देता है। वो पानी के साथ, वो मिट्टी और पत्थर, वो अपर्दन होता है। अपर्दन सिर्फ और सिर्फ पानी में ही नहीं होता, अपर्दन हवा में भी होता है। मिट्टी के कई कण किसी स्थान से उठकर हवा के साथ, तूफान के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब चले जाया करते हैं तो वो मिट्टी का अपर्दन होता है, वो पत्थरों का अपर्दन होता है। तो अपर्दन तो वो प्रक्रिया है जो हमें दिखाई देती है, लेकिन जो ये अपक्षय है, अपक्षय के अंदर हम ये देखते हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये नहीं होता है, जबकि अपर्दन एक स्थान से दूसरे स्थान पर होता है। अपक्षय जो होता है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं होकर अपने ही अंदर केमिकल्स रिएक्शन का या फिर अपने ही अंदर कवक शैवाल जीवों की प्रतिक्रियाओं के कारण चट्टान बीच में से खुद ही टूट जाया करता है। और चट्टान के बीच में से खुद टूट जाने के कारण चट्टान का बीच का भाग थोड़ा सा खिसक जाता है और बीच में से परिवहन के साधन जो होते हैं, ट्रांसपोर्ट का कार्य जो है वो शुरू हो जाता है। तो एक तो केमिकल्स रिएक्शन के कारण जो प्रक्रिया हुई है वो रासायनिक प्रक्रिया के माध्यम से उसको समझा जा सकता है। दूसरा, एक भौतिकली हमें फिजिकली दिखाई दे रही है कि बनावट और संरचना में परिवर्तन आया है और जो बनावट और संरचना टूटी है उसके कण या अवशेष या वो पत्थर जो है पानी और हवा के साथ चले गए। तो अपर्दन दिखने वाली प्रक्रिया है, भौतिक प्रक्रिया है। अपक्षय जो है दिखने वाली प्रक्रिया नहीं है, एक रासायनिक प्रक्रिया है। अपक्षय के अंदर केमिकल्स रिएक्शन होते हैं और ये सामने दिखाई देने वाली अपर्दन होती है। इसी के कारण भूस्खलन आता है, पहला कारण। दूसरा, गुरुत्वाकर्षण। हमने वर्त संचलन की बात की पिछले लेक्चर में हमने वर्त संचलन को जब देखा तो हमने ये देखा कि वर्त संचलन एक दूसरे के माध्यम से टिके होते हैं। पृथ्वी के कुछ भागों पर जैसे पर्वतों पर कुछ पर्वत एक दूसरे के सहारे, कुछ पत्थर जो है पर्वत पर एक दूसरे के सहारे, और जो पत्थर है पहाड़ों के माध्यम से टिके होते हैं या मृदा से चिपके हुए रहते हैं। अचानक से मृदा जो है, मिट्टी जो है, सॉइल्स जो है, उसका अपर्दन हुआ और धीरे से जो क्या होता है, वो जो पहाड़ होते हैं वो टूट जाया करते हैं और उससे पत्थर जो है वो भूस्खलन माध्यम से नीचे आ जाया करते हैं। तो इसके पीछे जो कारण रहा वो गुरुत्वाकर्षण था। हमने बचपन में पढ़ा, छठी क्लास के अंदर, कक्षा 6 के अंदर, कि गुरुत्वाकर्षण न्यूटन की अगर हम बात करते तो एप्पल नीचे ही आया, ऊपर क्यों नहीं गया। तो गुरुत्वाकर्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जो प्रत्येक वस्तु को अपनी तरफ पृथ्वी खींचती है, वैसे आसमान भी प्रत्येक वस्तु को अपनी तरफ खींचा करता है। 36,000 किलोमीटर पे हम जाते हैं। PSLV का नाम आपने सुना होगा, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। इसके माध्यम से कृत्रिम उपग्रह बनाए जाते हैं। उन्हें हैदराबाद यानी आंध्र प्रदेश के हैदराबाद से सतीश धवन केंद्र से उनको छोड़ा जाता है। वहां से जब उनको छोड़ा जाता है तो वो 36,000 किलोमीटर दूर जाके स्थापित हो जाते हैं और पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाना शुरू कर देते हैं और वो मौसम वगैरह की जानकारी दिया करते हैं। इसके पीछे आप क्या समझे, मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि गुरुत्वाकर्षण में वो 36,000 किलोमीटर पर जाके स्थापित हो गया क्योंकि वहां से पृथ्वी भी हर चीज को खींचती है और आसमान भी हर चीज को खींचता है। इसलिए दोनों खींचने के कारण उसको कोई नहीं खींच पाया, इसलिए वो चक्कर लगाना शुरू कर देता है। ग्रह और उपग्रहों की गति इसीलिए संयम बनाए हुए हैं क्योंकि पृथ्वी और आसमान दोनों ही चीजों में गुरुत्वाकर्षण होता है। तो यहां जो गुरुत्वाकर्षण काम कर रहा है भूस्खलन में, वो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण काम कर रहा है। मैं आपको अभी तक दो ही चीजें समझा पाया, लेकिन आप इस बात का ध्यान रखें कि दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा वनों का कटाव, हमने देखा कि अपर्दन जो होगा
उसके कारण जो चट्टानें हैं वो टूटकर नीचे आ जाएगी, मिट्टी जो है टूटकर नीचे आ जाएगी, ये तो हम देख रहे हैं। लेकिन वन जो है, जैसे चीड़ और देवदार के वन थे, अंग्रेजों ने खूब कटाई, क्योंकि उन्हें ढाल पर, पर्वत की ढाल पर उन्हें चाय की और कॉफी की कृषि करनी थी, और वो समूचे कृषि कहलाती क्योंकि वो ढाल पे हुआ करती है। लेकिन ढाल पे उस समय देवदार और चीड़ के वृक्ष थे। देवदार और चीड़ के वृक्षों को काटकर जो बने हुए थे, उनको काटकर रेल मार्ग में जो आपको बोटे दिखाई देते हैं, या रेल मार्ग में जो लकड़ी की आकृतियां दिखाई देती है आपको, वो जो निर्माण थे, भारत के परिवहन को बढ़ाना उनका मुख्य काम था। क्योंकि भारत का परिवहन बढ़ेगा तो आयात निर्यात बढ़ेगा, और उन्हें सबसे ज्यादा जो है निर्यात करना था यहां से, अब यहां का माल बाहर ले जाना था। तो वो चीड़ और देवदार के सारे वृक्षों को काट गए। जब वनों का कटाव हुआ तो मिट्टी का अपरदन बढ़ा, मिट्टी का अपरदन बढ़ा तो पर्वतों में भूस्खलन जैसी प्रक्रियाएं हुई। तो वनों का कटाव भी कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण स्थान रखता है। चौथा सबसे बड़ा, फोर वाला जो सबसे बड़ा कारण आ रहा है, भूकंप। प्लेटें, भूकंप हमने बहुत डिटेल से पढ़ा। प्लेटें आपस में पृथ्वी के अंदर जब टकराया करती है उसे प्लेट विवर्तनिकी कहा जाता है। और प्लेट विवर्तनिकी में जो चट्टानें होती है वो अपने स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हुए धीरे धीरे एक स्थान से धीमी हो जाती है, उनमें ऊर्जा कम हो जाती है, और फिर अचानक से उनमें ऊर्जा का संचलन पुनः होता है, और वो एक दम से दम लगाती है, और जैसे ही वो टकराती है एक भूकंप जैसी प्रक्रिया बन जाती है। तो यह भी भूस्खलन का एक कारण है। पांचवा कारण हमें दिखाई दे रहा है निर्माण कार्य। निर्माण कार्य का मतलब है किसी भी स्थान पर जो निर्माण हो रहा है, जो कार्य किया जा रहा है, या फिर जैसे माइंस और खादानों की अगर बात करें तो माइंस को खोदा जाता है तो उससे नीचे का स्थान खाली सा हो जाता है, दाब वगैरह कम हो जाया करता है। इसी कारण जो है माइंस से जो है ढह जाया करती है और वो भूस्खलन प्रक्रिया का निर्माण कर देती है। छठा कारण आ रहा है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी मैंने आपको बहुत डिटेल से बता रखा है, मौखिक सिर्फ 1 मिनट के लिए सुन लो। पृथ्वी के अंदर किसी भी स्थान पर जब तरल पदार्थ बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है तो एक छिद्र बनता है, उसे कैरेटर या कालडेरा भी कहा जाता है। छिद्र जब होता है जब वो छोटा होता है, कालडेरा वो जब हो जाता है वो बहुत बड़ा हो जाता है, क्रेटर बीच की अवस्था है, और फिर बहुत बड़ी झील की आकृति वो बन जाया करती है। लेकिन अंदर से जो निकला था वो मैग्मा था, जो गर्म था, और ठंडा होने के बाद उससे लावा बना, और लावा इग्नियस और आग्नेय चट्टानों का निर्माण करता है। तो ज्वालामुखी प्रक्रिया। जलवायु, क्लाइमेट किस प्रकार से परिवर्तन करता है? जैसा क्लाइमेट है, वर्षा ऋतु है, मूसलाधार बारिश होगी, भूस्खलन डेफिनेटली होगा। मानवीय हस्तक्षेप सबसे बड़ा जिम्मेदार 8 नंबर पर है। मानव खुद जो है दखलंदाजी करता है पर्वतों के साथ, पहाड़ों के साथ, जो है बांध निर्माण नहीं करता है जब ज्यादा वर्षा होती है, नदियों को रोकने का प्रयास नहीं करता है, वनों का विकास नहीं करता है। तो मानव का ऐसा हस्तक्षेप जो है वनों को काट देता है, ये कहीं ना कहीं प्रकृति को नुकसान पहुंचाता है। इससे आगे बड़ी मजेदार चीज हम देखने वाले हैं, भूस्खलन रोकथाम के उपाय। वर्षारोपण करना, यानी भूस्खलन जो है उसको कैसे रोका जाए। अब आप खुद बताइए, अगर बाढ़ आ रही है तो वन लगा दो, बाढ़ आ रही है तो बांध बना दो, अगर वन कट गए तो पुनः वनों को लगा दो। यानी आप खुद लिख सकते हैं, इसलिए मैं इनको फास्टली बताऊंगा आपको, क्योंकि ये तो बहुत आसान है। आपको अगर किसी चीज का कारण पता है तो उसके परिणाम आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाते हैं। तो एक चीज दूसरे पे टिकी हुई होती है, आपको भूस्खलन क्यों हो रहा है इसके कारण पता है तो उपाय सीधे सीधे हो जाते हैं। वृक्षारोपण करना, क्योंकि काटा किसने? मानवीय हस्तक्षेप ने। वनों की अत्यधिक कटाई पर रोक लगा दो, यानी वनों के लिए बहुत अच्छा नियम बना दो। हम ये जानते हैं कि 33% वन होने चाहिए, 24.64% भारत में, राउंड फिगर 25% वन है, जबकि जापान जैसी कंट्री की अगर हम बात करें तो 66% वन है वहां पे। हमने तो आंकड़ा ही उससे आधा ले रखा है, और उसमें भी आधा अभी वन है। हमारे भारत में 17 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां वन पर्याप्त है, लेकिन हरियाणा जैसे राज्यों की बात करें तो वनों की दशा बहुत खराब है। तो वन लगाने चाहिए और कटाई पर पूर्णतः रोक लगा देनी चाहिए, सजा वजा होनी चाहिए। आगे अगर देखें, भूमि के उपयोग नियमों को मजबूत करके भूमि को कमजोर होने से रोकना चाहिए। आज हम कई प्रकार के केमिकल्स, कई प्रकार के उर्वरक जो भूमि में देते हैं, उससे उसका उपजाऊपन कम होता है और उससे सारी जो परेशानी है वो भूमि को झेलनी पड़ती है। तो ये चीजें रोकें। जल निकासी नियंत्रण के उपायों को अपनाया जाए। जल निकासी नियंत्रण जो है, यानी ये वही बात है कि जहां से नदी आ रही है उसकी निकासी हो रही है, जहां से नदी का आह्वान हो रहा है, जहां से नदी अपना गंतव्य स्थान पकड़ती है, जहां से नदी चलना शुरू करती है, वहां से आगे जाके वो कहां ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है, वहां पहले से आप बांध बना दीजिए, वहां अपने आप ऑटोमेटिक वन लगा दीजिए, और धीरे धीरे नदी जो है नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तो ना तो भूस्खलन होगा, ना मिट्टी का अपरदन होगा, ना कोई और जनधन की हानि होगी। भूमि महत्व के प्रति लोगों को जागरूक करना और लोगों को शिक्षा प्रदान करना है। यानी कि ये कह रहे हैं कि भूस्खलन जो होता है वो तो एक परिणाम है, भूकंप के लिए लोगों को अवेयरनेस दो।
ज्वालामुखी के लिए लोगों को समझाओ। आसपास में कम से कम जैसे सुनामी आ रही है, डाटा 8 घंटे पहले समुद्र में चिल्ला चिल्ला के कहता है, डाटा एक मशीन है जो 8 घंटे पहले समुद्र में चिल्ला चिल्ला के कहता है कि कुछ देर बाद सुनामी आने वाली है। और जैसे ही सुनामी आती है 8 घंटे बाद, जब तक तो वहां का एरिया खाली हो जाना चाहिए। तो ये अवेयरनेस होती है, जागरूकता होती है, लोगों में पहुंचाई जानी चाहिए, ये बात ये कह रहा है। इसके अलावा तीव्र ढालों की अपेक्षा समतल भूमि पर कृषि करना चाहिए। जैसे चाय और कॉफी वो तो ढाल पे ही होती, लेकिन ये कह रहे हैं कि समतल जगह करनी चाहिए। स्थानांतरित कृषि, एक स्थान से दूसरे स्थान पर 6 माह में स्थान बदल दिया जाता है। जिस स्थान पे यह कृषि की जाएगी उस पहाड़ पे सारी जड़ी बूटियां, वनस्पति वगैरह जो कुछ भी है उसको काटकर जलाकर राख कर दिया जाएगा और उस स्थान पर कृषि की जाएगी। उस स्थान पर कृषि करने के बाद 6 महीने बाद वो स्थान अनुपजाऊ हो जाता है, दूसरे पहाड़ पर जाते हैं, मतलब स्थान बदला, तो स्थानांतरित कृषि। जूम क्या करते हैं, मजे से करते हैं जनजाति के लोग, इसलिए इसी को कहते हैं जूमिंग कृषि। अगर ये पहाड़ों के ऊपर की जाती है तब इसको कहा जाता है चिमाता, और अगर ये धरती पर की जाती है, दो पहाड़ों के बीच की जाती है, तब इसको कहा जाता है दजिया। तो ये यहां नाम आया स्थानांतरित कृषि, तो मैंने थोड़ा डिटेल आपको बताया। जनजाति की कृषि है, अपेक्षा ये करने के बजाय इस तरह की जानी चाहिए, क्योंकि सीढ़ीनुमा कृषि प्रणाली को अपनाना है। स्थानांतरित कृषि से नुकसान क्या है, अभी मैंने कुछ देर पहले कहा, वहां की वनस्पति को काटा जाएगा। तो पहला नुकसान तो इसने यही कर दिया कि वनस्पति को काट रहे हैं। यह अच्छी बात है कि भारत की कृषि को बढ़ावा मिल रहा है, लेकिन आप देखिए सबसे पहले वनस्पति को काट रहे हैं। ठीक है। ज्वालामुखी में भूकंप से प्रभावित क्षेत्रों में वृक्षारोपण करना और खनन व उत्खनन क्रिया ना करना, यानी ज्वालामुखी और भूकंप से प्रभावित जो क्षेत्र है वहां वृक्षारोपण करना व खनन व उत्खनन नहीं करना। इससे क्या होगा, ये चीजें कंट्रोल होगी, क्योंकि भूकंप और ज्वालामुखी बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। पेड़ पौधे, उनकी पत्तियां, टहनियां और जानवरों के अवशेष वगैरह भी इनमें सड़ गलकर मिलते रहे। इसी तरह बैक्टीरिया व दूसरे सूक्ष्म जीव भी स्रोत रेत में मौजूद खनिज के कारण दिखाई देने लगे। जीव भी इस रेत में मौजूद खनिज तत्वों के साथ मिलकर दूसरे जटिल उपयोगी पदार्थ बनाते रहे। हजारों लाखों सालों तक लगातार इस क्रम के चलते रहने से मिट्टी तैयार होती है। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, मिट्टी की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, मिट्टी की बात कर रहे हैं। मिट्टी के अंदर ढेर सारी चीजें मिलती रहती है, यानी कि हम जब भू आकृतियां पढ़ रहे थे उसमें सबसे ज्यादा भू आकृतियों को कोई नुकसान पहुंचाता है तो भूस्खलन और मिट्टी है, और सबसे ज्यादा फायदा भी कौन करती है, मिट्टी और भूस्खलन। तो भूस्खलन को पढ़ने के बाद पेड़ पौधे और उनकी पत्तियां, टहनियां हैं, ये एक कारण भूस्खलन के साथ इसलिए जुड़ा हुआ है क्योंकि भूस्खलन के साथ ही मिट्टी चला करती है। इसलिए जो है मिट्टी जो है हजारों लाखों सालों तक लगातार इस क्रम के चलते रहने के कारण रेत के अंदर जो मौजूद तत्व खनिज होते हैं वो धीरे धीरे अपरदन के कारण चले जाया करते हैं। इसलिए आपने सुना कि जलोढ़ जो मिट्टी होती है वो सबसे उपजाऊ क्यों हो जाती है, क्योंकि वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जल के साथ लोड होकर जाती है, इसलिए इसका नाम क्या है, जलोढ़ मिट्टी। तो ये चीज आपको समझ में आ गई, फिर भी देख लो। पेड़ पौधे, उनकी पत्तियां, टहनियां और जानवरों के अवशेष वगैरह भी इनमें सड़ गलकर मिलते रहते हैं। बैक्टीरिया जैसी कई चीजें इसमें डेवलप होती है जो फसलों के लिए तो अच्छी है, लेकिन केमिकल्स रिएक्शन के कारण चट्टानों को तोड़ देती है। मिट्टी ढीली सतह वाली सामग्री है जो अधिकांश भूमि को कवर करती है। इसमें अकार्बनिक कण और कार्बनिक पदार्थ होते हैं। किसके अंदर होते हैं, मिट्टी के अंदर। देखो कहां लिखा हुआ है, ये रहा, मिट्टी ढीली सतह वाली सामग्री है, भूमि को कवर करती है, लेकिन इसमें अकार्बनिक और कार्बनिक, अकार्बनिक और कार्बनिक का मतलब है भूमि के अंदर जो है कई प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं, और उसमें एक प्रक्रिया यह है कि इसके अंदर जो रासायनिक प्रक्रिया, केमिकल्स रिएक्शन का जो कारण बनती है, वो जीव और शैवाल जो इसके अंदर पाए जाते हैं वो चट्टानों को तोड़ देती है। कृषि में उपयोग किए जाने वाले पौधों को संरचनात्मक सहायता प्रदान करती है, और ये उनके लिए पानी और पोषक तत्वों का स्रोत होता है। पेड़ पौधे जो होते हैं वो उनका जो स्रोत होता है मुख्यतः वो मिट्टी होती है, उसी से वो फल फूल कर बड़े होते हैं। किसी भी पर्वत को मिट्टी की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ पेड़ पौधों को जरूरत होती है। मृदा अवकर्षण क्या है और अपरदन क्या है, और इस टॉपिक में इतना तेज चलने का कारण क्या है, क्योंकि हमने दूसरी वाली बुक में सेम टॉपिक पढ़ रखा है, इसलिए आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। मृदा अवकर्षण का मतलब होता है मिट्टी का जो मूल्य है, मिट्टी की जो कीमत है, मिट्टी की जो गुणवत्ता है, उसमें अचानक से कमी आ जाना मृदा अवकर्षण कहलाता है। ये मैं आपको मौके की इसलिए बता रहा हूं कि बहुत आसान शब्दों में आपके समझ में आ जाए।
मृदा अपरदन का मतलब तो मिट्टी का बहना होता है पानी और हवा के साथ, और मृदा अवकर्षण का मतलब ये होता है कि मिट्टी के जो गुण है उसमें कमी आ गई। क्या कमी आई? मृदा की उर्वरता का ह्रास, यानी जो उर्वरकता उसमें थी वो कमी आ गई। इसमें मृदा का पोषण स्तर गिर जाता है। मृदा यानी मिट्टी का जो स्तर, मृदा बोल दूं, मिट्टी बोल दूं या फिर रेत बोल दूं, तीनों चीजें एक होगी। इसलिए क्या कह रहा है, मृदा जो है उसमें उर्वरक ज्यादा देने के कारण उसकी जो क्वालिटी थी उसमें हार्स आ गया, यानी केमिकल्स देने के कारण उसकी जो गुणवत्ता है, उसका जो उपजाऊपन है वो खत्म हो जाता है, पहली बात। दूसरा, उसका पोषण स्तर, अब गुणवत्ता ही खत्म हो गई किसी व्यक्ति की तो उसका स्तर घटेगा कि नहीं घटेगा? तो पोषण स्तर जो है इसका खत्म हो गया। अपरदन में दुरुपयोग के कारण गहराई में कमी आ जाती है। मृदा के मिट्टी के 3 स्तर होते हैं, कै स्तर हमने पढ़े थे, जिनको हम परतों के नाम से भी जाना करते थे। इसके अलावा 5 भाग हमने ICAR के द्वारा डेवलप किए गए थे, उनको भी हमने पढ़ा। तो उसके अंदर यह देखा कि मृदा के दुरुपयोग के कारण उसकी गहराई जो होती है, उसका कै जो है उसके अंदर कै संस्तर उनके अंदर नहीं है, परत खे संस्तर यानी खे परत उसके अंदर नहीं है, तो के और गे जो है उसका मिलान नहीं हो पाएगा। अब कईयों को ये चीज यहां समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि हम बहुत डिटेल से एक टॉपिक था मृदा से रिलेटेड, उसमें हमने देख ली थी। पैराशूटिक लैंडिंग वालों को थोड़ा कम समझ में आएगा। मृदा अवकर्षण अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है, यानी मृदा का जो अवकर्षण है वो एक समान नहीं होता। कई जगह ज्यादा नुकसान हार्स होता है जहां ज्यादा उर्वरक दिए जाते हैं, और कई जगह कम होता है जब कम उर्वरक दिए जाते हैं। मृदा अवकर्षण पवनों में वर्षा से भी होता है, जैसे कि पवनें बहुत तेज गति से चली तो तेज गति से चलने के कारण मृदा चली जाती है। वर्षा जो है उसकी मात्रा ज्यादा है तो जो मृदा है वो बहकर चली जाती है पानी के साथ और हवा के साथ। इससे भी किसको नुकसान हुआ? मृदा को नुकसान हुआ। मृदा अपरदन के क्या कारण है? ये वही कारण है जो आपको आते हैं। सर हमें तो पता ही नहीं क्या आता है। ये मैं इसका मतलब ये है, ये पूछ रहे हैं कि मिट्टी जो है उसका अपरदन यानी बहाव क्यों होता है, तो आप लिखो सीधा सीधा शौक से, जो वृक्ष है वो काट दिए गए, मूसलाधार बारिश के कारण ये होता है, बांध नहीं बनाए गए हैं, वनों का विकास नहीं किया गया है, कोई जागरूकता नहीं फैलाई गई है, ऐसे लिख सकते हैं। फिर भी देख लो, वनस्पति हटाने के कारण यानी पेड़ पौधे काट लिए गए, चीड़ वाले देवदार वाले अंग्रेज काट के ले गए, ये जमीन को सूखा बना देता है। कौन? अपरदन। ये तो एक कारण हुआ इसका। चराई के कारण, यानी कि अगर ज्यादा भेड़ बकरी कई स्थान पे चरा रहे तो हरे पेड़ों को भी काट दिया जाता है। खनन के कारण, बीच में से खनन करने के लिए वहां से पहले वनस्पति को काटा जाता है। मनोरंजन क्रिया के कारण आदि मृदा का अपरदन है। मनोरंजन के कारण आदि मृदा का क्या है? अपरदन है। अब इनमें से कौन सा समझ में नहीं आ रहा? सर हमें तो सारे ही समझ में नहीं आ रहे। देखो ये क्या कह रहा है, वनस्पति हटाई किसी स्थान से, तो वनस्पति का मतलब होता है वन, और पानी के साथ जब मिट्टी आ रही है और आगे वन है तो मिट्टी को रोक लेंगे। तो कौन रोक सकता है? वन। तो वनों को हटा दिया तो क्या होगा? नुकसान। उसके अलावा जगह जगह माइंस बना दिया, खनन कार्य कर दिया, इससे भी नुकसान हो रहा है। चराई के कारण भी मिट्टी का नुकसान हो रहा है, खनन के कारण भी हो रहा है, मनोरंजन के कारण भी हो रहा है। ढेर सारे इसके अंदर कारण है जो हमने पहले भी देख के रखे हैं। हमारे देश में मृदा अपरदन के मुख्य कारण निम्नलिखित है। वो तो हर देश में लागू होते हैं, लेकिन आपका दिल रखने के लिए मैंने भारत के भी लिख दिए। वृक्षों का विवेकपूर्ण कटाव करना चाहिए, अविवेकपूर्ण कार्य नहीं होना चाहिए। वनस्पति का फैलाव घटना का इसका कारण है, इसलिए इसको बढ़ाना चाहिए। ये क्या हो जाएगी? जागरूकता हो जाएगी। वनों में आग लगना, इसीलिए वनस्पति जो है उसका फैलाव घट गया, तो आग लगने से रोकनी चाहिए। भूमि को बंजर और खाली छोड़कर जल व वायु अपरदन के लिए प्रेरित करना। भूमि जो बंजर होती है उसकी अवेयरनेस हम नहीं करते हैं, ये भारत में कारण देखने को मिलते हैं। मृदा अपरदन को त्वरित करने वाली फसलों को उगाना चाहिए, जो मृदा की क्वालिटी को बढ़ाए, ऐसी फसलें हमें लगानी चाहिए। त्रुटिपूर्ण फसल चक्र अपनाना चाहिए, जिसके अंदर गलतियां ना हो और जो मृदा का भी विकास करे। सिर्फ किसान का भला नहीं देखना चाहिए, मिट्टी के बारे में भी सोचना चाहिए। क्षेत्र ढलान की दिशा में कृषि कार्य करना चाहिए। सिंचाई की त्रुटिपूर्ण विधियां अपनाना चाहिए, जिस प्रक्रिया में सिंचाई कर रहे हैं आप उसमें कोई गलतियां नहीं होनी चाहिए, और ढलान की दिशा में कृषि कार्य करना चाहिए। ये क्या है? मिट्टी के प्रति अवेयरनेस है जो भारतीय लोगों को अपनानी चाहिए। मृदा अपरदन की प्रक्रिया क्या है? मृदा अपरदन की प्रक्रिया देखो मैं समझा देता हूं, फिर इसको रीड कर भी दूंगा। मृदा अपरदन के अंदर बारिश जब होती है तो मिट्टी का एक ठोस पदार्थ जो होता है वो कई कणों में बिखर जाता है, और धीरे धीरे मिट्टी जो है वो पानी के साथ बहने लगती है। ऐसा ही हवा के साथ होता है, और फिर हवा के साथ चलने लगती है। ये एक मृदा अपरदन की क्या है? प्रक्रिया। फिर भी देख लो इसको।
जब वर्षा जल की बूंदें अत्यधिक ऊंचाई से मृदा सतह पर गिरती है, वर्षा की जो बूंदें होती है वो कहाँ गिर रही है? मिट्टी पर गिर रही है। किस पर गिर रही है? मिट्टी पर। बहुत आसान है पर अब पढ़ना ही पड़ेगा इसको, है ना, ताकि समझ में आ जाए। बूंदें जो है गिरी तो महीन मृदा कणों का मृदा पिंड से अलग हो गया। मृदा पिंड से अलग मतलब जो मिट्टी के कण थे वो अलग अलग हो गए। अलग हुए मृदा कण जल प्रवाह द्वारा जल के साथ फिसलते हुए, लुढ़कते हुए, खेलते हुए, भागते हुए झरनों और नालों और नदियों तक चले जाते हैं। यह अपर्दन प्रक्रिया कहलाती है मिट्टी की। बहुत आसान है, ठीक है। मृदा कणों को ढीला होकर अलग होना अपर्दन कहलाता है। मिट्टी के जो कण होते हैं वो टूटकर अलग हो जाते हैं और पानी के साथ चले जाया करते हैं, हवा के साथ, वो अपर्दन कहलाता है। मिट्टी के कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर गए तो स्थानांतरण है। बीच में से टूटे तो अपर्दन है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर गए, जलोढ़ बन गए तो स्थानांतरण है। और वहां जाकर स्थापित हो गए तो निक्षेपण है। इसको निपेक्षण नहीं है, निक्षेपण है। क्या ये? निक्षेपण। तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई। मृदा कणों का एक जगह जमाव, ये तीनों चीजें क्या है फिर से देख लो। मिट्टी के कण आपस में से टूटे, अपर्दन। जिस स्थान से टूटे हैं दूसरे स्थान पर गए हैं तो स्थानांतरण। और जहां जाकर बैठ गए वो आप्रवास पढ़ रहे हैं, हम क्लास 12 में देखेंगे। आप्रवास कहेंगे जब मानव जा रहा है, लेकिन यहां तो मिट्टी जा रही है तो उसको निक्षेपण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निक्षेपण। ये चीज भी आपके समझ में आ गई। इसका मतलब मृदा संरक्षण की विधियां क्या है? खेतों के अंदर जैविक खाद दो, वनों का संरक्षण करो, बहुत ज्यादा वृक्ष लगाओ, बाढ़ का नियंत्रण कर लो, नियोजित चराई करो, भेड़ बकरी जो है उसकी बाहंद बनाना है। क्या बनाना है? बाहंद। बाढ़ का नियंत्रण करने के लिए क्या बनाने पड़ते हैं? बाहंद, ठीक है। वन संरक्षण करो, वर्षारोपण करो, ये दोनों चीजें एक। जैविक खाद दो, इससे अपने आप नियोजित चराई क्षेत्र भी बढ़ेगा। सीढ़ीदार खेती करो और समोचित जुताई, कटुर जुताई करने का कार्य शुरू कर दो। समूचे खेती है चाय कॉफी वाली, उसको भी बढ़ावा दो और कृषि वही करो जो फसलों को क्या दे? फायदा दे। तो इस लेक्चर को हमने बहुत आसान तरीके से और बहुत आसान शब्दों में पढ़ने का प्रयास किया। इस किताब के अंदर उतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा है जो उस किताब में आ रहा था। इसका कारण यह है कि बीच में हमने इसको छोड़ दिया था। अब धीरे धीरे 3-4 लेक्चर हम जैसे ही पढ़ेंगे इसमें इंटरेस्ट आने लग जाएगा। बताइएगा आप लोग कैसे हैं, आपकी तैयारी कैसे चल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में।